तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आ गए हैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर सेट नंबर 3 की बात करेंगे और आपके लिए अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान की, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का पूरा आपका मॉडल पेपर दिख रहा है। यह मॉडल पेपर आपका 2022 का मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में बनाया गया मॉडल पेपर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर्स हमने देखा, वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे कुछ बार बार पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जो हम बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ते चलिए, 100% आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपको इसमें प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। निर्देश की बात करेंगे तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपका मॉडल पेपर का कुछ निर्देश हो गया। अब हम कॉपी की ओर चलते हैं। कॉपी भी बताना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा चीज़ मिलेगा। कौन सा है? यस की एम स्टडी। कहाँ पर? यस की एम स्टडी का टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मॉडल पेपर चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो आपको कहाँ जाना है? yaskiyamstudy.com। कहाँ पर? yaskiyamstudy.com वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब कॉपी की ओर चलते हैं। कॉपी में देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, पूरा इंटरमीडिएट कॉपी है। तो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे आपकी रहेगी और केंद्र की मुहर यहाँ पर रहेगी। कहने का मतलब, अगर ये मुहर आपकी लगी हुई है तो आपकी जो कॉपी होगी लीगल तरीके से अच्छी मानी जाएगी, यानी कि लीगल तरीके से उस केंद्र की होगी जो चेक करने योग्य होती है। आपकी डेमो कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके पहले पढ़ लेते हैं। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। जो कक्ष निरीक्षक आपके होंगे और जो केंद्राध्यक्ष होंगे, उनका अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। अब देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब देखिए 1 से 6 तक हमको स्वयं भरना, तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। तो परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है अंकों में आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए विषय की बात करेंगे। विषय आपका यहाँ पर क्या होगा? रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर जाएगा। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक 347 चीजें, ठीक है। और यहाँ पर लिखना होगा परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, और यहाँ पर केंद्र का नाम, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए पहले आपको मॉडल पेपर के बारे में अच्छी तरीके से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मॉडल पेपर है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके बारे में जान लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? खटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है।
अब देखिए दूसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, निम्नलिखित में कौन सी शून्य कोट की अभिक्रिया है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल हैं। सारे क्वेश्चन देखिए आपके इसमें हैं। तो हमने कॉपी में भी क्वेश्चंस को लिखा है, हालांकि आपको क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको देखिए पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन इसमें हमने लिखा हुआ है, तो उसको बताते चलेंगे ताकि हम आपको आसानी से बताने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है, खटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। तो खटकोणी आद्य क्रिस्टल का जो उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, CDS। क्या होता है, CDS होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। जो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा नहीं है, हमारा क्या है, श्यानता। क्या, श्यानता क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शून्य कोट की अभिक्रिया है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे H2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, देखिए कॉपी में एक चीज़ इसने बहुत गलती किया है। यहाँ पर देखिए कॉपी में, देखिए जिस बच्चे की ये कॉपी है उसने क्या गलती किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने आपको ये जानबूझकर बनाया हुआ है ताकि आपको समझा सकें, आपको पकड़ा सकें। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पे आपको जरूर से जरूर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर देखिए, अब देखिए कॉपी ऐसे ही चेक होती है। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन या परासरण दाब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर देखिए इसमें श्यानता लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, परासरण दाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन शून्य कोट की अभिक्रिया है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर 4 अभिक्रियाएं आपकी दी हुई हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, आंसर आपका क्या सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, H2 + Cl2 Hb उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। तो ग्लूकोज में आपके कितने होते हैं, 1 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन, RCOCH3 या RCOCl या RNH2 या RNO2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, RNO2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर इसका RNO2 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा RCOCH3। ठीक है, ये सही आपका उत्तर होगा। तो कॉपी इसी तरीके से चेक होती है, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी को इसी तरीके से लिखना है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बिल अमीन की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। चलिए अब प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 2 की बात करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 की बात करेंगे और आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क, यहाँ पे आपको क्या डालना है, क का उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जालक बिंदु के चारों ओर, किसके ओर, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में विलयन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जो विलयन से उत्पन्न दोष है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकारों में, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, तीसरा क्या है, अशुद्धता दोष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है, तो यह क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होता है। यहाँ क्रिस्टल में क्या होता है, अनियमितताएं इस प्रकार की होता है कि इसमें जो होता है धन आयनों तथा ऋण आयनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो यदि क्रिस्टल में क्या होता है, अनियमितता इस प्रकार की होती हैं कि उसमें जो धन आयनों ऋण आयनों का जो अनुपात होता है वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आंतरिक दोष कहलाते हैं।
नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो क्रिस्टल में अनियमितताएं, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो क्रिस्टल में अनियमितताएं इसके परिणाम स्वरूप धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न होता है, जो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु, क्या है हमारा, जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में, किसमें, क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतराकाशी स्थल पर, कहाँ पर, किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतराकाशी स्थल पर उपस्थित होता है तो पहली स्थिति में हमें प्रतिस्थापी ठोस विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रतिस्थापी ठोस विलयन प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में हमें अंतराकाशी ठोस विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अंतराकाशी ठोस विलयन प्राप्त होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, अशुद्धता दोष है यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। चलिए अब प्रश्न नंबर ख की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2 के ख की बात करेंगे। यहाँ पे आपको लिख भी देना है 2 का ख, ठीक है, या नहीं लिखेंगे फिर आपको समझ में आता है, क्योंकि आप एक लाइन से कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत आपकी होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित उत्तर आपको समझाना है। किसमें, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ध्यान दीजिएगा परासरण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर। परासरण क्या होता है, परासरण में अर्धपारगम्य क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परासरण में क्या होता है यहाँ पर अर्धपारगम्य, ठीक है, झिल्ली का होना अनिवार्य है। परासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। विसरण में क्या होता है कि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसका होना आवश्यक नहीं है। परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होता है। जो परासरण होता है इसमें जो विलायक के कण होते हैं केवल एक दिशा में विसरित होता है, ठीक है। विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। जो विसरण होता है, विसरण में जो विलेय तथा विलायक के दोनों के कण हैं वो प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं, विसरित होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की में जाते हैं। जो परासरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो विलायक के कण हैं वो सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। विसरण में क्या होता है, विलेय के कण जो होते हैं अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, ठीक है। 4th नंबर की बात करेंगे तो परासरण क्रिया केवल अवस्था में होती है। जो परासरण क्रिया है केवल क्या होती है, अवस्था में होती है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठोस द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है, ठीक है। कि परासरण की क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों ये केवल विलयन में होती है एक तरीके से, अगर हम आपको बताना चाहें। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो विशिष्ट एवं मोलर चालकता क्या होती है, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो कितना, यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता व विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसके कणों पर क्या होता है, आवेश की मात्रा बहुत ही कम या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदाहरण तौर पर अगर हम देखते हैं
तो क्या होगा, गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि क्या हैं, द्रव स्नेही, क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण हैं, जबकि सल्फर, सोल, सोना, सील आदि द्रव विरोधी कोलाइड के होता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 3 की बात करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, देखिए 58.1 ग्राम NaCl में, ठीक है, 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, 1.505 × 10⁻³ ठीक है। अगला देखिए 3 के ख की बात करेंगे तो निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए। देखिए इसमें कई सारे हैं, हम आपको दिखाते हैं मॉडल पेपर। तो 3 के अगर यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 3 के ख की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, NiCO4 या K2HZN का इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, और ग नंबर की बात करेंगे, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। घ नंबर की बात करें, गैर धातु क्या है, इनके गुण लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल पेपर सामने नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहला का क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, दूसरा इसमें आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ग क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ग नंबर की बात करेंगे तो ग नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, इसमें थोड़ा देखिए बच्चे ने बहुत गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका जो आंसर है उत्तर एक इसमें आएगा। ठीक है, इसमें आएगा एक, ठीक है, इसमें आएगा, और ग का आंसर इसमें नहीं लिखा हो। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ढूंढ करके कहीं से कर लेना है। ठीक है, इसके बारे में आपको घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, गैर धातु क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है, तो गैर धातु क्या होता है, इसके गुण हमें लिखना है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण देखिए क्या होगा, अधातु एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, क्या है, जो हमारे धातु और अधातु होते हैं एक रासायनिक तत्व हैं कि ज़्यादातर के लिए एक धातु की विशेषताओं का अभाव है। वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक को स्वीकार्य, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें जो स्वीकार्य या प्राप्त करके नकारात्मक आयन बनाते हैं। एक तरीके से गैर धातु वे होते हैं जो नकारात्मक आयन बनाते हैं। वे ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं कर रहे हैं, वे ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं, गैर धातु हैं। ठीक है, इनके गुण भी देखिए इसमें बच्चे नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको लोग, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, रॉन्ग है इसका उत्तर। तो आप सभी लोग इसका उत्तर, ठीक है, इसका उत्तर अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन हम ये नहीं कहेंगे आप ये क्वेश्चन सही है, इसका देखिए आंसर बिल्कुल भी गलत है। तो जितने भी इसका आंसर आपको गलत दिख रहे हैं उसको अगली वीडियो में हम आपको मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है कि सर नहीं बताएंगे, हम आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नर्स समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए। तो जो नर्स समीकरण होता है 0.523 वोल्ट, देखिए इसमें भी आपको नर्स समीकरण को लिखना है। ये इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये भी थोड़ा रॉन्ग हमको दिख रहा है। तो इन सब प्रश्नों को हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, निम्न पर टिंडल संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला टिंडल प्रभाव, दूसरा विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव देखिए अगर यहाँ पे आकर नहीं समझ में आएगा, कॉपी में देखिए हमने एक बेहतरीन तरीके से कॉपी लिखना यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में देखेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपके लघु उत्तरी वाले प्रश्न, उसमें आपको टिंडल प्रभाव हमने करा रखा है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव जनरली तरीके से ही होता है कि जब किसी हम कोलाइडी विलयन में, ठीक है, यानी जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखें तो एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण, ठीक है, कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा गया। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको फिगर बना हुआ है, ये लड़के ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा इसको हम देखते हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम प्रकाश डालेंगे तो जो कोलाइडी कण है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति को धन कण संचलन तथा एनोड की ओर की गति को ऋण संचलन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड सॉल के कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं और ये कैथोड की ओर गति करते हैं, तो इसकी सहायता से कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकत्रित कण, जो हमारे एकत्रित कण होंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलाइडी कणों का जो अभिगमन है जल में इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यौगिक जिसमें वे यौगिक जिनमें NH2 क्रियात्मक समूह होता है, क्या होता है, यह NH2 क्रियात्मक समूह होता है, उसे एमीन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे RNH2 प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ठीक है। तो एक समूह से जुड़ा R होता है, ठीक है, CH3NH2। द्वितीयक एमीन की बात करेंगे, R समूह N में जुड़े होते हैं, CH3NH3। तृतीयक एमीन की बात करेंगे तो 3R, यानी कि इसमें 3 एमीन समूह N के जुड़े होते हैं, जैसे CH3N, CH3 और CH3। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, फेलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, समीकरण भी दीजिए, ठीक है। तो फेलिंग विलयन क्या होता है, समान आयतन में CuSO4, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फेलिंग विलयन क्या होता है, समान आयतन में CuSO4 या Cu2O फेलिंग A तथा रोसले लवण में, किसमें, रोसले लवण में क्षारीय विलयन फेलिंग B का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पूरा परिभाषा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं, विलेय के मोल प्रभास एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। यूरिया का, यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है बच्चे ने नहीं लिखा है, इसके अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थों की सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने भी, इसको क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कारण देते हुए क्या स्पष्ट करना है हमें, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, क्यों। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लिख जाएगा पूरा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। जो संक्रमण धातु हैं और उनके जो यौगिक है उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का वह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने गुण के कारण है। वैनेडियम V ऑक्साइड सस्पर्श प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित आयरन हैबर प्रक्रम में और निकिल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में। संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उत्प्रेरक उदाहरण हैं। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह से परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है, ठीक है। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। अगर हम परिणाम स्वरूप बात करें तो परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक में अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। इन कारण संक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है, ठीक है। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन थर्ड आयोडाइड आयन तथा पर सल्फेट आयन
के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरक करता है। ठीक है, निम्नलिखित को समझाना है, यहाँ पर निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, लिगेंड वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। ठीक है, उदाहरण तौर पर देखिए K4Fe-CN6 में CN आयन लिगेंड है क्योंकि यह संकर केंद्रीय Fe+2 आयन से सीधे जुड़ा है। CuNH3 का होल 4+2 एक अन्य क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्य संकर आयन है जिसे Cu+ आयन 4NH3 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। ठीक है, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है, तो O3 शीघ्रता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो विरथन पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। HF की बात करेंगे तो HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों? ठीक है, यहाँ पर आप बात करेंगे तो हैलोजन अम्लों में HF जो है, H बंध जितना लंबा होता है उतना बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है। और यहाँ पर क्या है, HCl देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, वह प्रबल अम्ल होता है। सभी हैलोजन अम्लों में HF बंध की लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है? तो ये आपको लिख देना है अच्छी तरीके से, यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 6 के अथवा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर कॉपर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल OH है, डिहाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजन रिमूव होता है या हटता है, एसीटोन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, इसमें क्या है, एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित करने पर, ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिनाल की सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, इसको भी आपको कर लेना है। अगला देखिए, एथिल एल्कोहल की आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको बनेगा। ठीक है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। आगे चलिए, आगे क्या है, ये भी आपको पूरी अभिक्रियाएं हैं, क्या क्या बनेगा इसको आपको कर लेना है। बहुत ज़्यादा समझाने का कार्य नहीं है, इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको क्लीरेमेंस अपचयन, इसको भी आपको कर लेना है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।